नमस्कार। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल क्या रहा है? एक तरफ आरक्षण की आग, दूसरी तरफ धर्मांतरण का मुद्दा। एक तरफ सरकार ये कह रही कि हम आदिवासियों को आरक्षण दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं देने दे रही हैं। राज्यपाल विधेयक पर साइन नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल से मिलने एक आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जाता है और साफ तौर पर उसके बाद राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है कि राज्यपाल सभी जिलों का जहां जहां आदिवासी हैं वहां का दौरा करेंगी। अब इस दौरे के बाद खलबली मचनी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये काम अब तक हम देखते थे इतने सालों में मुख्यमंत्री का हुआ करता था। अब राज्यपाल जिलों का दौरा करेंगी। कांग्रेस का साफ तौर पर कह रहे हैं वो जिलों का दौरा करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीति ना करे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सीधे तौर पर कि भाई आप अगर जिले का दौरा करने चाह रही हैं राज्यपाल, तो आप रोकने वाले होते कौन है? ये तमाम अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि क्या राजभवन राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है? पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, जनता ये मान रही है कि कब उसको आरक्षण मिलेगा। एसटी वर्ग सोच रहा है, ओबीसी वर्ग सोच रहा है। जिस प्रकार का उहापोह की स्थिति है, पूरे प्रदेश में नियुक्तियां रुकी हुई है, कोई रोस्टर फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में राजभवन की तरफ से राजनीति हो रही है या सरकार केवल आरोप लगा रही है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, राजभवन वर्सेज राजनीति। लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर दोनों ही पक्षों के जिम्मेदार इस पूरे विषय पर कहते क्या है। ये राज्यपाल है, वो प्रमुख पद में है। अपना उस दौरा को हम लोग किसी पार्टी से जोड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन आरक्षण में बीजेपी रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी का है आरक्षण में, तो दौरा तो राज्यपाल कर सकती है, उनका स्वागत है। कहीं भी जाके हमारा क्षेत्र का विकास हो, जनता से मिले, उनके लिए हम स्वागत करते हैं। लेकिन आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी रोड़ा डाल रही है। ये आदिवासी विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी पार्टी है। ऐसे नहीं, पूरे देश में दौरा करने का कोई हमारा माना नहीं है, लेकिन जो आरक्षण के लिए हमको बीजेपी का बातों से ज्यादा भरोसा मत करें। राज्यपाल जी को क्या करना है और क्या नहीं करना, संविधान में उनको अधिकार मिले हुए हैं, संविधान उनकी रक्षा करता है। अब कांग्रेस पार्टी राज्यपाल और राष्ट्रपति जी को भी सलाह देने लगेंगी, तो मुझे लगता है कि जिस गंदे तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, उनके सरकार के मंत्रियों ने राज्यपाल जी के साथ में जो व्यवहार किया है, अब उनको तो कोई बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। और राज्यपाल जी का अधिकार है, वो जहां चाहें वो जा सकती हैं। तो सुना आखिर आपने क्या कहा जिम्मेदारों ने। सबसे बड़ी बात यही कि पहले हम सुनते थे कि कांग्रेस के किसी नेता ने बयान दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष करे, मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है तो बीजेपी के किसी पूर्व मंत्री का कटाक्ष उसमें आता था। लेकिन अब पूरी राजनीति केंद्रित हो गई राजभवन पे। जिस प्रकार से राज्यपाल के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, अब दौरे के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में राजनीति किसी दूसरी दिशा में जा रही है? या ये हम माने कि ये 2023 का ट्रायल शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव होना है इस साल। निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां ये जानती हैं कि चुनाव बहुत आसान होने वाला नहीं है। जो परिस्थितियां 2018 में कांग्रेस के लिए थी, वो परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जानती, बहुत कोशिश के साथ जो नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, धर्मांतरण का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, इन मुद्दों को जितना तेजी से हवा देगी भारतीय जनता पार्टी, उतना उसको फायदा होगा। तो फिलहाल आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, राजभवन वर्सेस राजनीति। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शशि भगत साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस एसटी विभाग के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदानी साहब मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है रामअवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं तिवारी साहब के पास चलता हूं। तिवारी साहब, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति जा कहां रही है? इतने साल हो गए आपको भी पत्रकारिता को, हम लोग भी देख रहे हैं काफी लंबे समय से, सालों से। ये कभी अखाड़ा नहीं बना राजभवन। इसके पहले रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, यूपीए का शासन रहा, बहुत आराम से। कभी ये नहीं कि राजभवन राज्यपाल राजनीति कर रही है, राज्यपाल को अपने पद छोड़ देना चाहिए। ये तमाम चीजें चल रही है। आज नई चीज आ गई कि राज्यपाल अब जिलों का दौरा करेंगे। ठीक है, करिए, लेकिन बात वहीं आएगी कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर साइन अब तक नहीं हुआ है। जो अभी तक वो जो बात आ रही है वो यही कह रहे हैं कि आदिवासी जिलों का वो दौरा करेंगे। रामअवतार जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? ये बेहद दुखद बात है कि राजभवन राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। राजभवन के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और उसके अलावा राजभवन को लेकर एक मापदंड है। उन मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राजभवन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अब ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जबकि होना ये चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय का काम,
प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का काम, और जिस चीज में नहीं है सरकार को थोड़ा खींचने का काम होना चाहिए। अभी तो पूरा खींचने का काम हो रहा है, इससे राजनीति शुरू हो गई है। आप देखेंगे इसके पहले एक गैर भाजपा शासित राज्य में भी इसी तरह से राज्यपाल दौरा कर रहे हैं जिलों में। तो इस जिले में दौरा करने के औचित्य क्या है, इसके लाभ क्या होगा और कितना दौरा करना चाहिए। अभी तक हमने इन 20 सालों में कई राज्यपाल आए देखा, सामाजिक संगठनों में, संवैधानिक जगहों में, विश्वविद्यालयों में, कोर्ट में, इन जगहों में जहां उनकी गरिमा बने रहे और गरिमा के भीतर काम करने का। जीरम कांड के समय भी राजभवन का जो दायित्व था वो किस तरह से व्यवस्था को, सरकार को कसना, केंद्र सरकार से समन्वय करना और जनता को राहत देना, इस दिशा में राजभवन का काम होना चाहिए। अभी राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है, इसलिए ये सवाल अनेक उठ रहे हैं और इसकी गरिमा जो है वो एक तरह से धीरे धीरे कमजोर होगा। इस दिशा में सारे दलों को एकजुटता से सोचना चाहिए। हम सबसे ज्यादा जो लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, उनके हितों की बात कर रहे हैं। उनके हितों में राजनीति ज्यादा हो रही है। आरक्षण अगर दे दें, जो आरक्षण संविधान के नियम है, संविधान का काम, कोर्ट का काम, राजनीतिक दलों का काम, संसदीय परंपरा का काम, कार्यपालिका का काम, अलग अलग काम है। अगर लोग एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करेंगे तो इस तरह से राजनीतिक विवाद होना जाहिर है। सुनील साहब, आप विधायक रह चुके हैं, आपको पता होगा संविधान बहुत साफ व्याख्या है राज्यपाल के पद की। राज्यपाल सरकार की मंशा के अनुरूप, मंत्रियों की कोई ना कोई जो मंत्री किसी विषय पर आपको कहें उसके अनुसार, या सरकार जिस प्रकार से काम करना है उस हिसाब से आपको काम करना है। राज्यपाल अपने हिसाब से कोई आदेश नहीं जारी कर सकती। विधेयक का भी बहुत साफ है, रामवतार जी यहाँ बैठे हैं, कि आपको पसंद नहीं विधेयक, आपको कोई दिक्कत है, आप लौटा सकती हैं क्वेरी के साथ, लेकिन दोबारा अगर राज्य सरकार उसी विधेयक को भेजती तो आप हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य। मतलब बहुत साफ है, आपका एक संवैधानिक दायरा है, लेकिन उस दायरे से इतर जाने की जब आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर डिस्प्यूट होगा ही होगा। ये हो क्या रहा है? आप लोग भी 15 साल शासन में रहे, हमने तो कभी नहीं देखा इस प्रकार से राज्यपाल के ऊपर उंगलियां उठाना और राज्यपाल जिलों का दौरा करने जा रही है। ये हो क्या रहा है सुंदरानी साहब? देखिए आदित्य जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में है और इस सरकार ने राजभवन को कहीं न कहीं आरोप के कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया। जिम्मेदार सरकार है, प्रदेश की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं क्या राज्यपाल जी? ये बार बार आरोप लगाते हैं। विधेयक अगर रुका है, उन्होंने जानकारियां मांगी, किसी आधार पे 10 बिंदुओं पे जानकारी मांगी, जानकारी दे दी गई, निश्चित रूप से उस पर विचार हो रहा होगा, कहीं न कहीं विशेषज्ञों से राय ले रही होगी। उन्होंने लौटाया तो नहीं है, अभी लौटाने की स्थिति भी नहीं आई है। अभी उनके पास विशेषाधिकार है, वो उस पर चिंतन मनन करने के बाद चाहे तो सरकार को दोबारा भेजने के लिए बोल सकती हैं, कुछ कंडीशन लगा के वापस कर सकती हैं, या राष्ट्रपति जी को भेज सकती हैं, या वापस कर सकती है। दोनों तीनों बातें उनके पास है, वो निश्चित रूप से निर्णय लेगी। जहाँ तक दौरा करने की बात है जिलों पे, आदिवासी जिलों में जहाँ आदिवासी जनता रहती है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से राज्यपाल जब भी, मैंने कई राज्यपालों को देखा है, वो अपने प्रदेश में दौरा करते हैं, जाते हैं, जनता से मिलते हैं, क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ सरकार की मुखिया अगर कोई है तो राज्यपाल जी है। और भूपेश बघेल जी लगातार राज्यपाल जी पे हमला कर रहे हैं, राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, राजभवन को विवाद में ला रहे हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि आज उनकी सरकार के वो प्रमुख हैं। अगर राज्यपाल ने उनको शपथ नहीं दिलाई होती तो मुख्यमंत्री भी नहीं होते। मुख्यमंत्री वो हैं भी तो राज्यपाल जी के शपथ ग्रहण के कारण है। तो कभी भी राजनीति में इतना नीचे नहीं जाना चाहिए कि संविधान पद की भी गरिमा है ना। मुख्यमंत्री का काम है सरकार चलाना और राज्यपाल का काम है सरकार के सुझावों पर अमल करना। राज्यपाल खुद ही सब चीज करने लग जाएगी तो मेरे को नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की जरूरत भी है यहाँ पर। कुछ किया भी नहीं है आदित्य जी, कुछ भी नहीं किया। अगर वो दौरा कर रही तो समय समय पे दौरा करने जाती रही है। वो सक्रिय राज्यपाल है, जनता से मिलती है, जनता से राय जानती है, सरकार की कार्यप्रणाली पे निगाह रखती है। तो ये इसीलिए तो राज्यपाल को बिठाया जाता है कि कहीं
कोई गलती ना हो सरकार, क्योंकि वो उन्हीं की सरकार मानी जाती है जो वो विधानसभा के अधिवेशन में भगत जी, जब विधानसभा में हम सुनते हैं, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं भगत साहब, विधानसभा में जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले राज्यपाल अभिभाषण जब अपना देती है तो यही कहती है मेरी सरकार। तो जब राज्यपाल की सरकार है भाई, जिलों में जा रही दौरा करने दीजिए, उनको कोई क्वेरी है आरक्षण को लेकर, क्वेरी का जवाब दे दीजिए भाई। राजभवन के ऊपर इतनी उंगलियां क्यों? संवैधानिक प्रमुख है भाई आपकी सरकार की, दिक्कत क्या है भगत साहब? आर्टिकल 200 के अंदर महामहिम राज्यपाल को जो पावर्स दिए गए हैं उसके दायरे से बाहर जाने का काम महामहिम राज्यपाल महोदया कर रही है। जिस हिसाब से ये दौरे का कार्यक्रम हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उस पर क्या था कि जब सभी लोगों ने प्रस्ताव को, विधेयक को पास कर दिया सर्वसम्मति से, और उस पर दस्तखत करने के बजाय उनने केवल विधेयक को ना करके केवल उनने क्वेश्चन पूछ लिया। उनको विधेयक को समूल रूप से वापस कर देना चाहिए और यही उनका कर्तव्य भी बनता था, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने वो ना करके अपने आप को विवादग्रस्त बना दिया, अपनी राजभवन की गरिमा को छीन कर रही। रहा सवाल इस पे कि दौरा करने का, तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों को अब ये विश्वास हो गया कि आने वाले दिनों में हम फतह हासिल छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनने अब ये एक नेक्स्ट हथियार तैयार किया है, महामहिम राज्यपाल महोदया को भी मैदान में उतार दिया है। ये राज्यपाल महोदया की जो गरिमा है उसको छीन करने का एक पर्याप्त नमूना है, उदाहरण है। इसको पूरा देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ भी देख रहा है। भगत साहब, लेकिन दिक्कत क्या है? राज्यपाल अगर जिम्मेदारी समझ रही कि भाई उनको जाना है, क्योंकि भाई खुद आदिवासी समाज से आती है, अगर उनको लग रहा है कि जिलों में जाना चाहिए दौरा करने, तो जाने दीजिए। दिक्कत क्या है उसमें? क्वांटिफाइबल डेटा देने की बात की थी, आप आज तक नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक छोटी सी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही, क्वांटिफाइबल डेटा को सदन के पटल पे रखना चाहिए था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, सदन में वो आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती, वो जानती है उसका दुष्परिणाम क्या होता। वहां पर उन्होंने हामी भर दी और सर्वसम्मति से वो आरक्षण विधेयक पास भी हो गया। क्वांटिफाइबल डेटा रखने में दिक्कत क्या है भगत साहब? सवाल वहीं से शुरू हो रहे हैं। क्वांटिफाइबल डाटा भी कलेक्ट होके और डाटा भी रखा हुआ, उसमें कहीं किसी सूरत में कोई बात नहीं। विधानसभा में क्यों नहीं रखा गया? विधानसभा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने उन समस्त सवालों का, भारतीय जनता पार्टी के साथियों के सवालों का जवाब दिया। वहां अध्यक्ष थी दीर्घा में, उस रोज मैं भी बैठा हुआ था, सारी चीजों को मैंने स्वतः देखा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथियों का जो रुख था उस दिन भी बहुत अनुकूल नहीं था, और बल्कि वहां अंदर की बात को बताना प्रोहिबिटेड है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये बात तय है कि वहां जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसी दिन से परिलक्षित हो गया था कि इसमें दस्तखत होने की स्थिति शायद न बने। सुनानी साहब, बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। सुनानी साहब, देखिए, ये मनगढ़ंत बात है, ये पहले से कल्पना करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्षधर रही है। खुद डॉक्टर रमन सिंह जी ने 32% आरक्षण 2011 और 12 में दिया है, और आज भी अगर विधानसभा में विधेयक पारित हुआ तो सर्वसम्मति से पारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों ने इसका समर्थन किया, और हम आज भी दिल से कहते हैं कि हम 32% आरक्षण आदिवासियों को मिले, 27% आरक्षण मिले पिछड़ा वर्ग को, और 10% सामान्य गरीबों को मिले। इन्होंने 4% दिया। हम इसके पक्षधर हैं। जो केंद्र सरकार ने दिया 10% का आरक्षण सामान्य गरीब वर्ग को, तो ये लागू होना चाहिए। करें, हम तो सहमत हैं, साथ में हैं। हमने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराया, बल्कि हम निवेदन करते हैं कि जो 4% रखा है सामान्य गरीबों के लिए, उसको भी 10% किया जाना चाहिए। अब निवेदन ये भी करिए कि महामहिम राज्यपाल महोदया दस्तखत कर दें। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार, कोई भी साथी, कोई भी एमपी एमएलए आज तक ये बात नहीं बोला कि दस्तखत उस पे होना चाहिए। आज 33 रोज गुजर गए। आदरणीय सुंदरानी जी, हम कांग्रेस, भगत जी, हम कांग्रेस पार्टी जैसे नीचे स्तर पे जाके ये काम नहीं करते। हमको राज्यपाल जी से मिलना है, राज्यपाल जी को बोलना है, निवेदन करना है छत्तीसगढ़ के हित में, चाहे हमको राष्ट्रपति जी को निवेदन करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी इससे ज्यादा नीचे और क्या जाएगी? आदरणीय कि इतने पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हमने 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हमने कभी राजभवन पे विवाद खड़ा नहीं किया था। हम तो हमेशा राजभवन का सम्मान करते रहे और आगे भी करते रहेंगे।
चाहे किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी दल के राजभवन के सम्मान को स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथी और राजभवन ही डोमिनेट कर रहा है, इस बात को आप लिख लीजिए। निश्चित रूप से आज जो भी कठिनाइयां हम सबके सामने आ रही है वो आप लोगों के राजभवन के प्रति अविश्वास जनता के बीच में बनाने का जो प्रयास आप राजभवन की गरिमा का सम्मान करते हुए मैं आज भी कह रहा हूं कि आप एक निवेदन तो करवा दीजिए अपने साथियों के साथ। की गरिमा नष्ट करें जो आपकी सरकार के मुखिया, कोई एमपी नहीं, कोई एमएलए, कभी आपने कहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, यदि आप सांसद छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देना चाहते के हैं आरक्षण के मुद्दे पे जहां जो प्रयास करना होगा करेंगे। आदरणीय हमारे विधायक, सांसद, हम निवेदन कर रहे हैं हमारे पार्टी के संगठन के पदाधिकारी जहां कि वो एक बार कम से कम राज्यपाल महोदया से दस्तखत करने का कहें। दामोदर जी, ये मामला उलझता जा रहा है और मुझे तो ये लग रहा है सीधे तौर पर 2023 का ट्रायल है। कांग्रेस को ये पता चल गया कि हस्ताक्षर इसमें होने वाले नहीं और भारतीय जनता पार्टी को पता जितना लिंगर ऑन होगा उतना जनता का आक्रोश जो है वो सीधे तौर पर सरकार पर होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो पूरी तरह से नियुक्तियां रुकी हुई हैं, कहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। क्या इसका दूसरा पहलू होना क्या चाहिए? जब सरकार को ये पता है कि भाई हो सकता है कि चलिए जो आरोप लगाती है कांग्रेस, चलो बीजेपी के पशुपेश में राज्यपाल हस्ताक्षर ना करे और 9वीं अनुसूची में शामिल कराना इतना आसान नहीं है, अभी आप जानते हैं झारखंड का मामला अभी भी अटका हुआ है। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है या सरकार ने भी अपनी टोपी जो दूसरे के सिर में डालने का काम यहां पर शुरू कर दिया है? लंबा वक्त बीतता जा रहा है, अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। राज्यपाल का दौरा है, राज्यपाल आदिवासी इलाकों में जाने दीजिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है जो आरक्षण का मुद्दा है वो अब तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। रामोदर जी, देखिए, संवेदनशील मुद्दा है आरक्षण चाहे धर्मांतरण। इस मुद्दे पर अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाएगा तो विवाद की स्थितियां उत्पन्न होगी और समस्या का हल भी नहीं निकलेगा। अगर इसी तरह से राजनीति करके हम वोट की राजनीति के लिए किसी वर्ग को प्रभावित करने के लिए और किसी से डर के हम सही बात नहीं बोलेंगे तो ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। ये चुनाव तक चलेगा, क्योंकि जो लाया गया है आरक्षण विधेयक, वो विधेयक जो संविधान है उसके खिलाफ है, उससे ज्यादा है, तो ये ठहर नहीं पाएगा। मगर कोर्ट के पहले ही राजभवन में ठहर गया है, इसलिए विवाद है। कोर्ट में जाता तो ये विवाद की स्थितियां नहीं होती। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कोर्ट के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि राजभवन में सब ठहर गया तो राजनीति का केंद्र राजभवन हो गया है। और दूसरी बात, इस समस्या का हल होता नहीं दिख रहा है कि चुनावी लाभ के लिए बोला जा रहा है, उस चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से काम किया जा रहा है। वास्तविक में जो राजनीति उन अंतिम व्यक्ति के विकास की बात जो की जाती है वो इसमें कहीं नहीं दिख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। रामोदर जी, सबसे बड़ी बात है कि भाई आप साइन कर देते, भाई अगर कोर्ट में जाता तो सरकार निपटती ना, सरकार का काम है। भाई आप सीधे बात है, अगर जाता कोर्ट में तो सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, कैविएट लगा देती, अपना पक्ष दमदारी के साथ रखती। अब राजभवन ने ही रोक लिया तो मामला तो सीधे तौर पर यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के चलते या केंद्र में बीजेपी की सरकार है इसलिए कांग्रेस का मामला रोक दिया जा रहा है। ये सही दिशा में राजनीति जा रही है क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की परिणति रही नहीं। धर्मांतरण को लेकर देखिए एसपी का सिर फूट जा रहा है, वहां पर आरक्षण को लेकर पूरा बस्तर जल रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि पीछे कोई है जो ये तमाम चीजों को और भड़काने की कोशिश कर रहा है? रामोदर जी, अगर आप पिछले 2 दशकों का इतिहास देखेंगे तो राजभवन और राज्य सरकार के विवाद पुराना रिश्ता रहा है। इस विवाद में राजनीति के घुसने और पर्दे के पीछे का कोई और खिलाड़ी होने के बाद ये विवाद बढ़ जाता है। इस विवाद से गरिमा भी जाती है, काम भी रुकते हैं, प्रशासन के ठप हो रहा है। कहीं ना कहीं किसको बड़े दिल से इसको सोचना पड़ेगा और राजनीतिक नजरिए से हटकर समाज सेवा के दृष्टिकोण से या समाज के विकास के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। दोनों अगर अड़ेंगे तो ऐसी स्थितियां जो उत्पन्न हो रही है यही स्थितियां उत्पन्न होंगी। सुंदरानी साहब, यही जनता है जिसने कांग्रेस को बड़ा मैंडेट दिया था पिछली बार, और यही वो जनता है जो 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 11 में से 9 सीटें आपको जिता कर दी। शायद 10वीं भी जीत जाते अगर पाली तानाखार से रामदयाल रुके के क्षेत्र से कोरबा की जो सांसद है ज्योत्सना महंत को लीड न मिलती। मतलब साफ है जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। क्या आप लोग का फर्ज नहीं बनता कि चले राजभवन, अरे मुख्यमंत्री जी हम भी चलते हैं, भाजपा के विधायक कांग्रेस के विधायक सब साथ में चलते हैं और पूछते हैं आखिर दिक्कत क्यों हो रही है और दिक्कत जो वहीं रिजॉल्व करके हम तत्काल साइन करवाते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सुंदरानी साहब? देखिए आदित्य जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम प्रमुख पसंद नहीं था सुंदरानी साहब तो आप वहां विधानसभा में नहीं करते ना, उसमें एक्सेप्ट आपने क्यों सर्वसम्मति से पास कराया? उसी बात पे आ रहा हूँ आदित्य जी, अगर हमें पसंद नहीं होता तो हम विधानसभा में ही सहयोग नहीं करते। और हमने अगर सहयोग किया, हम तो आरक्षण के पक्षधर है। मैं पहले से कह रहा हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 32% आरक्षण दिया गया
और वो लगातार अभी तक चला है, 1 साल पहले तक चला। कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार अदालती लड़ाई को ठीक से लड़ नहीं पाई, जिसके दुष्परिणाम आज सामने दिख रहे हैं। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी को पहल करने का, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पहल करेगी, लेकिन हमारा छिछोरापन नहीं होगा। हम इतने नीचे स्तर पे जाके नहीं करेंगे। हमें जो भी करना होगा दलीय आधार पे, हम अपने दल के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा छिछोरापन क्या करेगी कि विधानसभा के अंदर उन्होंने विधेयक को समर्थन कर दिया, पास कर दिया, और बैकडोर से बैकडोर पर रोकने का सवाल ही नहीं। हम कौन से डोर से जाते हैं सुधानी साहब? ये बैकडोर वाला क्या सिस्टम है? बैकडोर तो हम जानते ही नहीं बैकडोर क्या होता है। ये कांग्रेस की हमेशा रही है बैकडोर, कुछ बात करते हैं। सुंदरानी साहब, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी का कोई भी एमपी एमएलए आज तक दस्तखत के लिए गुजारिश क्यों नहीं किया, ये तो आप बता दीजिए कृपा करके चैनल के माध्यम से। किया नहीं किया ये आप कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, आप जब हंगामा करने के लिए सार्वजनिक रूप से रोड में आ सकते हैं, तो दस्तखत कराने के लिए आप रोड पे मत आइए, लेकिन निवेदन तो कर दीजिए, अखबार के माध्यम से कर दीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिले। हर वो काम करेगी जिससे आदिवासियों को, पिछड़ों या फिर तिथि बता दीजिए कब तक करेगी? आरक्षण मिले इसके या फिर आदरणीय एक तारीख बता दीजिए, मुकर्रर कर दीजिए, कुछ तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी दस्तखत के लिए गुजारिश करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को दस्तखत करना होता तो हम आज कर देते। नहीं, राज्यपाल जी को संतुष्ट करना तो सरकार का काम है, हमारा काम थोड़ी है। आपका विपक्ष के नाते आपका भी काम बनता है, आप अपनी जिम्मेदारी से बचिए। हमें जो जिम्मेदारी निभानी है निभाएंगे। विपक्ष का काम भी बनता है, विपक्ष की भूमिका होती है, उस बात को आप करिए। के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नाते हमें जो भूमिका निभानी होगी आदिवासियों के लिए हम करेंगे, और पिछड़ा वर्ग के लिए करेंगे, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए। आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए, श्री रमन सिंह जी को माफी मांगना चाहिए। इतना शिशोरापना नहीं है जितना कांग्रेस नीचे स्तर पे जाके राजनीति करना चाहती है, हम उतना नीचे जाके नहीं कर सकते। निकृष्ट मेंबरों की वजह से राज्यपाल महोदया को मैदान में उतारा जा रहा है। नहीं तो दर्द क्यों हो रहा है? अगर राज्यपाल जी जिलों का दौरा करेंगे, तो आपको अगर राज्यपाल जी दौरा करेंगे तो आपको इस बात का दर्द क्यों होना चाहिए? के लोगों को क्या भारतीय जनता पार्टी, रामोदर जी, मेरा एक सवाल था कि वाकई में जब 58% आरक्षण असंवैधानिक करार दे दिया हाईकोर्ट ने, तो क्या 76% टिक पाएगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज्यपाल की तरफ से, जो राजभवन की तरफ से जो बार बार जानकारी आती है कि उस समय केवल राज्यपाल को यही बताया गया कि आदिवासी जो कहीं ना कहीं जो उनको रिजर्वेशन मिलना था वो बढ़ाने, जो नहीं मिल पा रहा उसको बढ़ाने के लिए हम ये विधेयक लेकर आए, लेकिन उसमें अचानक ओबीसी एड ऑन हो गया, अचानक ईडब्ल्यूएस का कम हो गया। क्या ये सब तमाम वो परिस्थितियां थी जिसने ये मजबूर किया कि राज्यपाल उसमें साइन ना करे? रामोतर जी, देखिए, संवैधानिक तरीके से अगर ये कहा जाए तो ये पहले वाला, इसके पहले वाला भी अवैध था और ये वाला भी अवैध है, परंतु इसको तय करने का जगह जो है वो कोर्ट है। कोर्ट के पहले ही राजभवन में विवाद हो रहा है। चुनावी साल है, चुनावी साल में गहमा गहमी भाजपा और कांग्रेस के दफ्तर में होना चाहिए, इस समय राजभवन में है। जो छत्तीसगढ़ का हम इतिहास देखेंगे, इसके पहले इतना विवाद राजभवन को किसी मुद्दे को लेकर नहीं हुआ है, तो अब भी नहीं होना चाहिए। स्वस्थ परंपरा बनाए रखें और उन गरीब लोगों के लिए जिनके लिए आप बात बड़ी बड़ी बोल रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, तो क्या जनता ना समझ है? क्या जनता समझ रही है कि कौन आगे क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है? तो चुनाव में जिसको भी इस तरह से दोहरी राजनीति जो भी कर रहा होगा वो उसको नुकसान हो सकता है। इस नुकसान की भरपाई देखते हुए कदम उठाना चाहिए। क्या होना चाहिए सुंदरानी साहब? दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर क्या होना चाहिए सुंदरानी साहब? नहीं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित में, आदिवासियों के हित में, पिछड़ों के हित में और सामान्य गरीबों के हित में जो भी संभव होगा भारतीय जनता पार्टी करेगी और इनको आरक्षण का लाभ मिले, ये हम चाहते हैं। भगत साहब, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अमन शांति की बहाली के लिए कांग्रेस तो प्रयासरत है ही, आरक्षण मुकम्मल जगह में पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी चाहिए कि अमन चैन के लिए सब लोग आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए काम करें। पक्षपातपूर्ण स्थिति पैदा कभी होती है तो उसमें पूरे छत्तीसगढ़ का नुकसान होता है, किसी जात समुदाय का नुकसान नहीं होता। तो हम तो चाहते हैं कि तरक्की के लिए काम करें, सब लोग मिल बैठ के आगे आए, एक एक कदम सब लोग आगे बढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ सही मुकाम पे पहुंचेगा। श्री भूपेश बघेल जी का नेतृत्व कारगर होगा। रामोतर जी, छोटा सा कमेंट आखिरी, एससी समाज नाराज है निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बाबा घासीदास जयंती में किस प्रकार से मंत्रियों का विरोध हो रहा है, मंत्री कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे, ये स्थिति बन गई है। आदिवासी समाज देख रहे हैं बस्तर पूरा जल रहा है।
ओबीसी समाज को खुश करने की निश्चित तौर पर कोशिश की गई, 14 से 27% कर दिया गया। तो क्या ये दूरदर्शी सोच थी सरकार की कि भाई अगर आदिवासी से नाराज हो जाए, एससी अगर नाराज हो जाए, तो कम से कम ओबीसी तो हमारे हाथ में रहे? रामोतर जी, तो ये एक सधी हुई राजनीतिक रणनीति के तहत ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में किसी के पाले में गेंद चला गया और किसी को छूट गया, उसके लेकर जो है दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, उससे सामाजिक वातावरण भी खराब होगा। शिक्षा की जो लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है लोगों को, प्रशासन में अव्यवस्था की स्थितियां हैं। तो आखिर क्या चाहते हैं राजनीतिक दल के लोग कि इस तरह से विवाद से उन जो लोगों की भला करने की बात कर रहे हैं, क्या भला हो पाएगा? क्या संविधान के बाहर जाकर आप इस तरह से काम करके संसदीय परंपरा का, नियमों का कितना उल्लंघन करेंगे और किस तरह राजनीति, आरक्षण की राजनीति को आखिर कहां ले जाना चाहते हैं आप? ठीक, तो देखिए आप देख सकते हैं शुरुआत आरक्षण से हुई, आरक्षण संशोधन विधेयक से टकराव बढ़ा, उसके बाद धर्मांतरण को लेकर टकराव बढ़ा, अब राज्यपाल के जिलों के दौरों से टकराहट बढ़ रहा। सीधी तौर पर बात है, छत्तीसगढ़ में हर दिन एक नई राजनीति गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट की शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से स्थितियां जा रही हैं, छत्तीसगढ़ साफ तौर पर नजर आ रहा है सही दिशा में तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसका नुकसान आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।